दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। राणा साहिबा, जो शेर आपने पढ़ा और ऐसे बहुत सारे शेर में 2-3 शेर जो बहुत आसान है, गालिब को जैसे हम पढ़ते हैं उसको समझते हैं, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता कोई गमगुसार होता। ये गालिब के वो शेर हैं जो निस्बतन आसान शेर हैं। गालिब जितना मुश्किल शायर है, या हालांकि बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं कि वो मुश्किल है, लेकिन इस ज़माने में जिस ज़माने में उर्दू पढ़ने वालों की तादाद बहुत कम हो रही है या समझने वालों की, तो उस ज़माने में गालिब और मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन हम गालिब के साथ बिल्कुल उलट देखते हैं इसका, कि इतना मुश्किल होने के बाद उर्दू अल्फाज से या रस्मुल ख़त से हमारी दूरी होने के बावजूद लोग जितना आज गालिब को पढ़ रहे हैं, गालिब को समझ रहे हैं या गालिब को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, शायद किसी और शायर को पढ़ना या समझना चाहते हैं। इसकी क्या वजह है? एक तो गालिब की जो अपील थी वो हर जनरेशन की थी और कोई एक वक्त में कैद नहीं थी, ना कि वो सिर्फ 19वीं सदी में कैद होगा उसी में क़यादत। उनकी जो शायरी में एक फ़लसफ़ा था और एक टाइमलेसनेस थी कि उसमें वो वक्त की पाबंद नहीं था उनकी शायरी। तो हर वक्त मतलब हर आशिक, हर नाकाम आशिक, हर कामयाब आशिक, हर आदमी जो अपने आप को थोड़ा सा फ़लसफ़े में सोचता है कि मैं थोड़ा सा फ़लसफ़ी हूँ, हर आदमी उनकी शायरी कोट कर सकता है। और जैसे कि मेरे ख्याल से मैं बहुत दफ़े कहती हूँ, मैंने कहा जब मैं मर जाऊँ तो मेरे कब्र पे लिख देना हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, क्योंकि इस तरह की बात और कोई कही नहीं पाया और लोगों ने अपने वक्त के हिसाब से कहा। जैसे फैज़ हैं, फराज है, उनका जो था वो बहुत, फैज़ की शायरी जो है बहुत पॉपुलर है आजकल, गालिब की टक्कर पर ही पॉपुलर है, लेकिन वो एक अपने वक्त की शायरी है, क्योंकि वो जो उनका पॉलिटिकल माहौल था उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे थे। प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट में के वो थे, मतलब उसी के एक हिस्सा थे वो। तो उन लोगों की शायरी जो थी वो एक, उसमें एक कंटेक्स्ट है, एक आपको उस ज़माने के बारे में भी जानना चाहिए उनकी शायरी समझने के लिए। लेकिन गालिब की मेरे ख्याल से हर उम्र, हर वक्त की शायरी है। हाँ, गालिब के बारे में जैसे कहा जाता है कि वो जितना क्लासिकल है उतना ही जदीद भी है। गालिब कल का भी शायर है, आज का भी शायर है और आने वाले कल का भी शायर है। लेकिन राणा साहिबा, आप जो है सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, ख़ासतौर से ट्विटर पे, और हम आपके एहसानमंद इसलिए भी हैं कि आपने उर्दू को जिस तरह उस नई जनरेशन तक पहुंचाया है, वो वक्त की बहुत अहम ज़रूरत थी और हम या हमारे सीनियर्स वो सब नहीं कर पा रहे थे। वो एक खाली जगह थी जिसको आपने पूर किया है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखती होंगी कि ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या बहुत सारी चीज़ें हैं। गालिब की तस्वीर है, उसके ऊपर शेर किसी और का है, गालिब लिख दिया है तो वो गालिब हो गई। ये भी गालिब की मतलब पॉपुलैरिटी है एक तरह से। है कि SMS आजकल एक्चुअली जो चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो गई है और बहुत पॉपुलर है वो है SMS शायरी। तो बल्कि पूरी वेबसाइट्स हैं जो जिसमें SMS शायरी होती है, तो आप वहाँ से 2 लाइनें उठाइए और उसको SMS कर दीजिए। अब आजकल खैर व्हाट्सएप कर दीजिए, तो उसमें फिर वो ये नहीं देखते कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो सही है कि गलत है, किसके नाम से आप उसे मंसूब कर रहे हैं। तो गालिब के नाम पे तो बहुत कुछ मिल जाता है। बल्कि मैंने एक ज़माने में इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था कि नॉट इन गालिब्स नेम प्लीज़, तो उसमें ये था, यहीं से कहीं नॉट इन माई नेम तो नहीं आया। तो मतलब जैसे एक शेर है, ये तो खैर उनके दीवान में छपा था,
खुदा के वास्ते पर्दा ना काबे से उठा वायस, कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। वाह। तो ये जो था उनके दीवान में छपा, और उसके बाद हम लोग सब उन्हीं के नाम से मंसूब करते हैं। और ये SMS शायरी नहीं है, बल्कि अच्छे पाए के लोग जो गालिब, और ये अच्छा शेर भी है। हाँ, बात करते हैं। तो इसके ऊपर गालिब ने जवाब दिया था, जिन्होंने इनका दीवान छापा था उसको, 1858 में उनका ये खत है। ब्रदर शिहाबुद्दीन खान, फॉर द लॉर्ड सेक, व्हाट हैव यू एंड हकीम गुलाम नजफ खान डन टू माई दीवान? These verses that you have sent, the Lord knows which Walde Zana has inserted them. मतलब अब उनकी तो फिर गालियाँ देने का भी अंदाज बहुत निराला था। तो इस तरह से वो जो है मतलब कहते हैं कि ये तो किसी का शेर आया था मेरे पास दीवार पे, हो सकता है इन्होंने हाशिए में, मतलब जब अपने जिस रजिस्टर में ये लिखते होंगे उसमें इन्होंने हाशिए में लिखा होगा उस वक्त याद रखने के लिए। जब ये छपने गया तो वो हाशिया भी साथ में छप गया। तो इस तरह से बहुत से हुए। लेकिन ये तो वो शेर है जो बहुत अच्छा है, लेकिन गालिब अगर आज जिंदा होते और जिस तरह के शेर हम पढ़ते हैं, मतलब एक शेर जो उनके नाम से बहुत SMS पे चलता है वो ये है, गालिब शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। मतलब ये ख्याल तो बहुत अच्छा है। और गालिब इसी तरह से शायरी करते थे, क्योंकि वो वायर्स और जो ये लोग मजहबी जितने प्रीचर्स थे उनके तो बहुत खिलाफ थे, और उनकी जो दोगलापन था उसको हमेशा ही वो उजागर करने की कोशिश करते थे। लेकिन एक दफ़े जब आपने ट्विटर की बात की, मैंने जब ये ट्विटर पे शायर शुरू किया था आज से 7-8 साल पहले, तो मुझे खुद उर्दू इतनी नहीं आती थी, और मैंने शायद 5-6 क्लासिकल शायरों के अलावा और शायरों के नाम भी नहीं सुने थे। तो ट्विटर के साथ साथ मैंने उर्दू सीखी, मैंने शायरी पे फिर मैं अंदर घुस के उसको समझने की कोशिश की, शायरों को समझने की कोशिश की किस तरह से लिखते हैं। तो शुरू में जब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त मुझे खुद इतनी इल्म नहीं थी, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है इनका हो। तो मुझसे एक हमारे दोस्त हैं, वो पाकिस्तान में उस्मान गनी, खुद भी वो शायर हैं, तो उन्होंने कहा आप ये सोचिए गालिब इस तरह से लिखेंगे क्या? तो उसके बाद से अब मेरे मतलब ये तो 7 साल पहले की बात है, तो अब मेरे दिमाग में हमेशा होता है कि क्या ये जो क्लासिकल शायर है इस तरह से नॉन मीटर वाला एक शेर लिखेगा, या इस तरह से कुछ वाहिया, मतलब बात तो सही है लेकिन इस तरह की ज़बान और अल्फाज वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो जब ये शायर के साथ साथ एक कुछ खुद को मैंने अपने आप ढूंढा, एक उर्दू की जो चाहत है वो शुरू हुई, फिर उर्दू सीखना शुरू किया मैंने। उसके बाद मैंने बाकायदगी से उर्दू पढ़ना लिखना सब सीखा, उर्दू की वोकैबुलरी सीखी, और फिर उसके बाद जब शायरों के बारे में लिखना शुरू किया, तब उसके बाद असली तो मज़ा मुझे जब ही आया। राना साहिबा, गालिब को समझने और समझाने का सिलसिला तो खैर 200-225 साल हो गए हैं, और जितनी शरह गालिब की लिखी गई हैं, गालिब के अशार की जितनी तशरीह हुई है, और गालिब जितनी ज़बानों में उर्दू से हिंदी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी और दूसरी ज़बानों में ट्रांसलेट हुआ है, ये शायद उर्दू के किसी शायर को नसीब हुआ हो ये सब कुछ। लेकिन जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें जो गालिब के नाम से मंसूब हो गई हैं, और इस तरह के ख़राब शेर गालिब के नाम से हैं। अभी जब हम हवेली में आ रहे थे, एक तो वो है कि गालिब को हम समझ रहे हैं पिछले 200-225 साल से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये गालिब की हवेली है और यहाँ हम सब बैठे हैं, और गालिब की हवेली में गालिब के अशार की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे अशार हैं जो गालिब के अशार गालिब की हवेली में गलत लिखे हुए हैं। ये देखिए आप, कोई वीरानी सी वीरानी है, उर्दू में लिखा है घर को देखकर दश्त याद आया, और हिंदी में है कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। अब हिंदी में ठीक है लेकिन उर्दू में गलत लिखा हुआ है। ऐसे और भी हैं अशार उस तरफ। ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छे नहीं है जी, पता नहीं बहुत जल्दी में, ऐसा लगता है बहुत जल्दी में काम किया गया। यहाँ पर है ये जो है पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। अब इसमें अंग्रेजी में दिया है हु इज द गालिब, शी क्वेरीज नाउ। अब फारसी और उर्दू पोइट्री तो जेंडर न्यूट्रल थी, उसमें कभी किसी मतलब उसका जेंडर की तो बात ही नहीं होती थी, और ये लिहाज इसलिए था कि भाई जो लड़की है, जो भी महबूबा है, उसका एक पर्दा रहे, तो कभी उसकी शी और मतलब जेंडर तो कभी आता ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अभी इस तरह का ट्रांसलेशन कर लिया, तो मतलब ये पर्दा भी उन्होंने उठाई दिया। तो हम गालिब की हवेली को थोड़ा देख लेते हैं और इस दीवारों से कुछ समझने और सोचने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये तो बहुत खूबसूरत शानदार वो बनाया है उनका पुतला।
तो बहुत ही अच्छा है। और जिस तरह से वो अपनी कुला पहनते थे, टोपी उनका, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत महसूस हो रहे होंगे हम सबको देख के यहाँ पे। ठीक, ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, 1797 इनकी पैदाइश, 1869 इनकी वफ़ात। अच्छा, ये सब जो हवेली है इसके बारे में कुछ बताएंगे आप कि ये जो हवेली गालिब यहाँ रहे, लेकिन ये जैसे यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटेड बाय श्री गुलजार भगवान रामपुरी, श्रीमती शीला दीक्षित, ये उस वक्त की जो चीफ मिनिस्टर थी, 26 दिसंबर 2010। तो 2010 का मतलब हो गया आज 7 साल हो गए। तो इससे पहले मेरे ख्याल से यहाँ पे और लोग, अच्छा, फैक्ट्री थी, यहाँ हीटर्स बना करते थे और पूरी हवेली में। और अभी भी जो है इसका बस एक हिस्सा ही मिला है, वो भी शायद बहुत ज़्यादा एक्टिविज्म के बाद ये एक हिस्सा मिला है, वरना तो उसमें वो भी नहीं था। तो बाकी में तो पीछे और सब कुछ चल रहे हैं हवेली में। अच्छा। एक हिस्सा मिला है, अब सुनते हैं कि इस हिस्से को ये लोग एयर कंडीशन करने वाले हैं या लाइब्रेरी खोलेंगे। मतलब बहुत सख्त ज़रूरत है। आप किसी भी, जैसे गालिब को रैल्फ रसेल जो उनके सबसे ज़्यादा मशहूर बायोग्राफर हैं अंग्रेज़, उनके लिए उन्होंने ये कहा था कि अगर अंग्रेज़ी में लिख रहे होते तो शेक्सपियर से ज़्यादा मशहूर होते। तो अगर हम इंग्लैंड जाएं तो शेक्सपियर की इतनी खूबसूरत उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड-ऑन-एवन बना रखी है, दुनिया भर से लोग आते हैं। और यहाँ पे हमने ना गालिब के मज़ार को संभाल के रखा है, वो भी बेचारा ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है, और ना ही हवेली को ठीक से रखा हुआ है। तो कुछ तो हमको करना चाहिए, क्योंकि इतनी हमको शोहरत मिलती है गालिब के नाम से कि गालिब एक हिंदुस्तान का शायर था। और अगर किसी से भी पूछें, अगर उसने हिंदुस्तान के बारे में ना भी सुना होगा तो शायद गालिब को तो जरूर भी सुना होगा। जी जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। गालिब हिंदुस्तान का शायर है। उर्दू का शायर तो एक ज़बान है जिस ज़बान में उसने अपनी शायरी का इजहार किया है, लेकिन बेसिकली गालिब जो है वो हिंदुस्तान का शायर है। बिल्कुल। और जी जी, यहाँ का जो एक, जिसको हम लोग गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, जो एक यहाँ का इतिहास था, उसको कितने अच्छे से अपनी शायरी में ढाला। जी जी जी। तो अब तो कुछ उम्मीद बन रही है, जैसे थोड़ी सी जगह हवेली की मिल गई है। उस वक्त की चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित थी, गुलजार साहब जो फिल्मों में लिखते हैं, उनकी कोशिशों से ये सब कुछ हुआ। तो अब उम्मीद तो बन रही है, आप जिस तरह एक्टिव हैं और लोग एक्टिव हैं, तो हो सकता है कि सरकार कुछ ध्यान दे, कुछ और बेहतर हो और होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे कि ये गार्ड साहब कह रहे हैं कि एयर कंडीशनिंग लगने वाली, तो एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, और उनके नाम पे और बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि उल्टे सीधे शेर लगा दिए गए हैं। जी, जैसे ये है जगह, ये बहुत खूबसूरत बनाई है जी। यहाँ पे खुला खुला है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ यहाँ गालिब रहते होंगे, लेकिन ये जो वो हैं, ये फ्लैग बोर्ड जो इन्होंने लगाए हैं, इनको थोड़ा सा अच्छा, हाँ, ये जैसे ये बोर्ड है, इसको भी अच्छा किया जा सकता है। अच्छा, वही अंदर जो जिक्र हो रहा था शायरी का, ये देखिए, उग रहा है दरो दीवार से सब्जा गालिब, हम बेआबा में हैं और घर में बाहर आई है। तो हिंदी में लिखा है उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब। तो हिंदी में तो शेर ठीक लिखे हैं, ऐसा लगता है कि गालिब ने शायरी जो है वो हिंदी में ही की है, हम उसको उर्दू में वो कर रहे हैं। इसमें उर्दू में लिखा है ना, उसको शायद उन्होंने, मतलब अलग अलग लोगों ने लिखा, पता नहीं गूगल से ट्रांसलेट ना कर दिया हो। और जो ट्रांसलेशन है, अब they say what a scene, but for me it's no more than a forest। अब ये देखिए, ग्लिप मतलब जो बहुत चापलूस होता है। तो गालिब तो पता नहीं क्या क्या सुना दे उन आदमियों को जिन्होंने इस तरह से करा है। तो अब ये गलत बात है बहुत। ये एक अच्छी बात ये है राना साहिबा कि ये जो जगह है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इसके ऊपर जो है, अगर इसको तोड़ के ऊपर कुछ लाइब्रेरी बना दी जाए, चूँकि ये तो पूरा आप इस पर कर सकते हैं, जितना हिस्सा आपको मिला है, यहाँ तो कुछ ना कुछ किया जा सकता है और ऊपर लाइब्रेरी भी कायम की जा सकती है, अगर सरकार कोशिश करे। कुछ तो करना चाहिए गालिब के नाम पे, क्योंकि ना गालिब का बस वही रह जाएगा कि हज़ारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हाँ जी। और गालिब के चाहने वालों के अरमान कभी निकल नहीं सकते। बिल्कुल। उनके चाहने वालों के अरमान जितने भी निकलेंगे कम ही निकलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, गालिब को अब ऐसा लग रहा है कि जैसे रीडिस्कवर हो रहे हों। गालिब को जितना लोग अब पढ़ रहे हैं, कि जब से सोशल मीडिया आया है, तो पहले लोग गालिब को किताबों में पढ़ते थे, एक रस्मुल ख़त का भी मसला था, और फिर वो जो उर्दू जानते थे वो पढ़ पाते थे, और फिर कुछ समझने का भी एक दिक्कत थी, फिर शरह इसीलिए इतनी सारी लिखी गई। लेकिन अब बहुत आसानियां हैं, चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, और ट्विटर पे और वेबसाइट्स बहुत सारी आ गई हैं। तो उस पर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा काम आज भी
इतना काम होने के बाद भी आज भी सबसे ज़्यादा काम गालिब पे ही हो रहा है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि गालिब जो थे वो एक वक्त में महदूद नहीं थे, एक किसी वक्त के नहीं थे शायर के, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बोल रहे हों या किसी कोई एक पॉलिटिकल सिचुएशन पे बोल रहे हैं। उन्होंने हर वक्त की शायरी की है और हर इंसान के लिए शायरी की है, हर दिल तक उन्होंने अपनी बात को पहुंचाया और लोगों ने उसको समझा है, चाहे वो बहुत ही बुजुर्ग हों या बच्चे हों, कोई भी होए, मतलब जिसको भी ज़रा सी ज़बान से का शौक़ है, और ज़रूरी नहीं कि उर्दू ज़बानी होए, जिसको ज़रा सा भी थोड़ा सा शौक़ है शायरी का, इंग्लिश होए, हिंदी होए, कोई भी पोइट्री होए, उसको गालिब उस तक पहुँचता है। अच्छा, ये जो आपका ब्लॉग है और ट्विटर हैंडल 2-3 हैं जिस पे आप लोगों तक शायरी भी पहुंचाते हैं और फिर मानी भी समझाते हैं, कुछ इस तरह के जो सिलसिले आपने शुरू किए हैं, जब गालिब को आपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की तो आपको खुद किस तरह की दिक्कत आई और फिर लोगों ने कैसे रिसीव किया उसको? मतलब गालिब को समझने के लिए पहले तो सबसे पहले खुद ही समझना चाहिए, क्योंकि शायरी चाहे वो किसी भी ज़बान में होए, हर आदमी से अलग तरीके से बोलती है। उसका जो है, अब हो सकता है जैसे ये लिखा हुआ है, कहो किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। अब जो बार बार मरा है शबे गम में, वही है समझ सकता है, लेकिन ये किस तरह से जो जिसके ऊपर ये शबे गम ना गुजरी हो उसके ऊपर किसी और तरीके से ये खुलेगा शेर। जी, तो बहुत ही सब्जेक्टिव होता है मायने समझना किसी भी शेर का, वर्स का, कविता का, किसी का भी। तो जब मैंने शुरू किया तो मैं अपनी समझ से उसका वो देती थी तर्जुमा अंग्रेज़ी में, तो बहुत से लोगों ने कहा नहीं ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, गलत है। नहीं, जिस तरह से मुझसे बोलता है वो, मतलब मैं तो वही बोल सकती हूँ। तो एक वेबसाइट है कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जिसमें फ्रांसिस पिचेट और प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी के उसमें वो है एक्सप्लेनेशन। तो अब मैं वहाँ जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे उन्होंने हर तरह के तर्जुमे दिए हैं कि क्या हो सकता है, मतलब किस तरह से उसमें अलग अलग तरीके से उसके वो निकाले जा सकते हैं मायने। तो फिर वो देखती हूँ, फिर जो मुझे समझ में आता है फिर मुझे लगता है हाँ ये सही है। अब मेरे ख्याल से 4-5 साल तो हो गए होंगे आपको खुद भी समझते और लोगों को भी समझाते। तो अब जो लोग शायरी तो खैर अब लोग समझने लगे हैं और जुड़ने भी लगे हैं अच्छी खासी तादाद में, और जिसकी एक मिसाल जो है दिल्ली में होने वाले प्रोग्राम्स हैं। आप देख लीजिए कि शायरी के नाम पे कहीं भी आप कोई प्रोग्राम करिए और वहाँ अच्छी बात यह है कि नई जनरेशन आ रही है और अच्छी खासी तादाद में आ रही है, वो शेरों को समझ भी रही है और हमारी बातों को, शायरी को आगे पहुँचा भी रही है। ये बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे अब जब आप गालिब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जो 3-4 साल पहले आपने लोगों तक पहुंचाया था, अब जब आप बात करती हैं तो क्या आपको लगता है कि पहले के मुकाबले में तादाद में इजाफा हुआ है, लोग समझने वाले बढ़े हैं? मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। सबसे बड़ा हाथ तो एक्चुअली जगजीत सिंह का था। तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना, अपनी खुशी से मरना चाहते हैं अगर एतबार होता। अब ये इतनी खूबसूरत बात है, मेरे ख्याल से हर आशिक जो है वो इसी दौर से गुजरता होगा। कितनी आसानी से, कितनी खूबसूरती से कह दिया। और ये जो है ये वक्त में कैद नहीं है, ये आज से 100 साल पहले भी सही था और आज से 100 साल बाद भी सही रहेगा। जी। अच्छा, गालिब को राना साहिबा मुझे लगता है कि अपने ज़माने में उसे खुद भी ये एहसास था, जैसे ये सामने शेर हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और जो पहला मिसरा है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, लेकिन उन्हें इसका अंदाज़ा है कि गालिब का जो अंदाज़े बयां है वो सबसे अलग है और सबसे मुख्तलिफ है। तो गालिब अपने बारे में ये जानते थे कि वो कितने बड़े आदमी हैं। मेरे ख्याल से सिवाय मीर तकी मीर के और इन्होंने किसी को माना नहीं। बस एक मीर तकी मीर को इन्होंने कहा है कि हाँ सुनते हैं। अच्छा, उसमें भी बड़ी बहुत चालाकी की है इन्होंने। उसमें चालाकी ये है कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं, मतलब वहाँ भी इन्होंने बहुत चालाकी दिखाई है। कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो अगर पढ़ा जाए, अगर वो हम पढ़ें बहादुर शाह जफर के ज़माने के दौर के जितने शायर थे, वो एक से एक वो ऊंचे पायदान के शायर, मतलब ऊंचे पाए के शायर थे उस ज़माने में। तो ज़ौक़ और गालिब की तो जो एक राइवलरी थी वो बहुत मशहूर है जी, कि दोनों आपस में काफ़ी वो रहते थे। और हालांकि ज़ौक़ उस्ताद बादशाह थे, लेकिन गालिब ने कभी उस बात को माना नहीं। वो शेर भी है ना, फिर शह का मुसाहिब बने हैं, शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है।
और अब जैसे उनका था, अब गालिब के जो खुतूत है कि मतलब लोगों का कहना है कि अगर गालिब के सिर्फ खुतूत पढ़ो ना, उनकी शायरी ना पढ़ो, तो उसी के ऊपर एक इनका जो है रेपुटेशन बन सकता था। मतलब एक जो इनका नाम है वो अपने खुतूत पर ही बन सकता था, क्योंकि एक आम बोलचाल में उन्होंने जो खुतूत लिखे तो लगता था कि जैसे हमारे सामने का मंजर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके वो भी एक पहलू है जो हम लोगों को, हाँ, गालिब के खुतूत के हवाले से, जैसे उससे पहले जैसे खुतूत लिखे जाते थे अलकाब व आदाब के साथ, तो गालिब ने वो सब चीज़ें हटा के आसान ज़बान में, दोस्ताना अंदाज में, मतलब लगता था कि हाँ ये हम ही से मुखातिब है। हाँ, और आमने सामने बैठ के बात हो रही है। और सबसे अहम बात एक चीज़ गालिब के खुतूत में ये है कि गालिब के खुतूत ने उर्दू नस्र को जो दिया वो तो दिया ही, लेकिन गालिब के खुतूत में हमें जो दिल्ली मिलती है वो बहुत बड़ा काम है, जो हमें शायद सिर्फ गालिब शायर होते तो उस तरह हमें दिल्ली को समझना थोड़ा मुश्किल होता। आप हिस्टोरियन हैं, आपने अभी एक किताब का तर्जुमा भी किया है 1857 पे, और जो किताब उर्दू में जितनी पढ़ी गई, लेकिन उससे ज़्यादा अंग्रेज़ी में पढ़ी जा रही है। लोग जानना चाहते हैं वो सब चीज़ें। एक तारीख़ दान जिस तरह वाक़यात को, हालात को लोगों तक पहुंचाता है अपनी तहरीर के ज़रिए, और एक तख्लीक़कार जैसे पहुंचाता है, तो कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर है। तख्लीक़कार देखिए, आप गालिब जिस तरह आपको दिल्ली दिखा रहे हैं, उस वक्त की दिल्ली जो है 1857 हो, अंग्रेज़ हो, उसके बाद की चीज़ें हों, गालिब जिस तरह अपने खुतूत में, जैसे आपने खुतूत का जिक्र किया, शायरी पे तो बात होती रहती है, और जब जब दुनिया अदब की शायरी की बात होगी तो उसमें गालिब रहेगा। लेकिन जब जब हम दिल्ली की बात करेंगे, अंग्रेज़ों की बात करेंगे, और दिल्ली की गलियों की बात करेंगे, दिल्ली की ज़बान की बात करेंगे, तब हमें, मुझे लगता है कि गालिब के खुतूत हमारी रहनुमाई करेंगे। बिल्कुल। और गालिब की खुतूत ही नहीं सिर्फ, क्योंकि उसमें तो उन्होंने एक अपनी दुनिया दिखाई है जिस तरह से वो बात करते थे, लेकिन उनकी जो जैसे उन्होंने दस्तंबू 1857 के ऊपर, मैं उसे अभी कल परसों ही पढ़ रही थी, तो उन्होंने जो दिल्ली की तबाही उसमें लिखी है, बहुत कम लोग उसको लिख पाए हैं। हालांकि शहर अशोक बहुत लिखे गए, लेकिन उन्होंने उसमें जिसे लिखा है खुद उनकी जो जहाँ वो रहते थे उस वक्त, शायद इस घर में नहीं रहे वो, क्योंकि इस घर में तो 1860 में आए। दिल्ली से जिस तरह से 1857 में सितंबर में जब अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया है दिल्ली पर, वो लोग भागे हैं, तो गालिब नहीं भागे थे। गालिब रह गए थे क्योंकि वो महाराज पटियाला के शायद किसी हवेली में रहते थे, और महाराज पटियाला जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ थे, तो उनके सिपाहियों ने इनकी हिफाजत करी। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जैसे भाई मरा उनका, तो कहते हैं कि हम लोग के पास इतना भी नहीं था कि हम उससे कफन दे सकें, और दरवाज़ा तो बंद था, किस तरह से हम लोग गली के बाहर कैसे जाएं। तो उनका हम जाके कहीं ऐसे जाके तो जला भी नहीं सकते थे, तो फिर पता नहीं लोगों ने आके, आसपास के लोगों ने आए और किस तरह से उनको कफन दफन किया। तो बहुत ही एक दर्द का एहसास होता है पढ़ के कि दिल्ली की हालत कहाँ से कहाँ पहुँची। और मैं उसको तारीखी उससे देखती हूँ कि किस तरह से तबाही, दिल्ली तो लूटी गई थी 1857 में, और दिल्ली से मेरा मतलब है शाहजहानाबाद, जहाँ हम आज खड़े हैं, क्योंकि यही उस ज़माने में दिल्ली थी कि शाहजहानाबाद जो था एक बिल्कुल ख़त्म हो गया, एक तहजीब ख़त्म हुई, एक दौर ख़त्म हुआ, और जो दोबारा से फिर शाहजहानाबाद बसा है वो गालिब की दिल्ली नहीं था, वो कोई और था। जैसे गालिब कहते हैं कि दिल्ली में जमुना की सैर गल फरोशा, उसकी कहते हैं कि 3-4 चीज़ों पे दिल्ली की जो है वो रौनक है। तो ये जो अब इसको हम लोग फूल वालों की सैर कहते हैं, बहुत साल तक तो वो बंद रही, अब फिर से शुरू हुई है, लेकिन अब उसमें वो बात नहीं है जो रही होगी पहले, क्योंकि एक ये गंगा जमनी का बहुत ही बेमिसाल एक नमूना है फूल वालों की सैर। जी, ये गालिब के खुतूत और दस्तंबों का जो आपने जिक्र किया, वाकई जिस तरह वो, मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि जिस तरह गालिब ने हमें दिल्ली दिखाई है और 1857 दिखाया है, वो शायद किसी तारीख़दां के बस में उस तरह था भी नहीं कि वो उस अंदाज़े बयान में वो सब बातें कह जाए। तो गालिब की एक अहमियत तो ये है कि गालिब हमारा सबसे बड़ा शायर है, और हालांकि खुदाए सुखन तो मीर को कहा जाता है, लेकिन गालिब हमारा सबसे बड़ा और अहम शायर है। लेकिन उसके साथ साथ गालिब के खुतूत जो उर्दू नस्र का एक बेहतरीन नमूना है, और साथ साथ दस्तंबो, जिसमें आपके लिए, हमारे लिए, दिल्ली और 1857 के जानने वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें गालिब ने वहाँ पे इकट्ठे कर ली हैं। और हर गर्मी आती है, जैसे ही आम का जिक्र आता है तो गालिब का जिक्र आता है,
क्योंकि गालिब की सिर्फ यही नहीं कि गालिब को की शायरी, उनकी जो आम जिंदगी थी उससे भी बहुत लोग जुड़े रहते हैं। हाँ बिल्कुल, जो लतीफ़े हैं जो जी जी, जो लतीफ़े हैं कि जी हाँ सिर्फ गधे नहीं खाते, गधे नहीं खाते आम को के लिए उन्होंने कहा था, उनका 25 का शौक, ये सब चीज़ें जो है ना उनकी एक उस ज़माने के दौर की तहजीब बताते हैं जी, कि किस तरह से उस ज़माने में लोग रहते थे, किस तरह से, जैसे उनका एक वो है रमज़ान के लिए बहुत वो है कि जी हाँ एक नहीं रखा हाँ जी। और वो जब पकड़े गए हैं 1857 के बाद, वो किसी सिलसिले में पकड़े गए थे और वो वहाँ पहुँचे हैं अंग्रेज़ के पास, तो उन लोगों ने जब इनसे कहा कि ये जो है वो बागी है तो और मुसलमान है, तो उनका जी मैं आधा मुसलमान हूँ, शराब पीता हूँ, सुअर का गोश्त नहीं खाता। इस तरह के जो मस्खरे उनके लतीफ़े हैं, ये उनकी एक हिस्से मिजाज जो है उनका लाजवाब चलता है। और जिस तरह से जिसको आजकल विटी कहते हैं, वो उनका सच में वो जो उनका वो था कि अंदाज़े बयान जो था वो बहुत ही कुछ अलग था। हाँ तो जी प्यार से हर चीज़ किया जाता है। हाँ तो गालिब ने बहुत कुछ दिया और गालिब सिर्फ शायरी नहीं बल्कि एक पूरी तहजीब का नाम है, और एक पूरी तहजीब को अगर हम समझना चाहें तो मुझे लगता है कि गालिब से बेहतर हमारे यहाँ कोई शख्स नहीं है। कुछ चीज़ें प्रिजर्व की हैं और ये शीला दीक्षित, गुलजार साहब का ख़ास तौर से हम सबको एहसानमंद होना चाहिए। बस कुछ चीज़ें बहुत ख़राब हैं, उनको ठीक कर लें। जैसे अशार बहुत सारे गलत हो गए हैं, जैसे ये बोर्ड लगे हैं, जैसे ये तस्वीर देखिए आप, बहुत ही बुरी तस्वीर है, बिल्कुल विलन लग रहा है किसी पिक्चर के। हाँ, और कहीं से भी सिवाय जो इन्होंने टोपी ऊपर वो कर रखी है उसके अलावा कहीं से भी ये गालिब जो है हमें लग नहीं रहे हैं। तो जैसे ये है जो इनका रखा है, इस पे यहाँ नीचे लिखा है कि दिस इज एन इलस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ गालिब्स वर्क। इसके मतलब ये जेन्युइन तो है नहीं, ये बाद में बना के तो थोड़ा सा अच्छा बना सकते थे। हाँ बिल्कुल, पता नहीं अगर ये उस ज़माने का है तो खैर इसकी हालत जैसी भी है वो तो सही दिखती है, लेकिन ये लग तो नहीं रहा। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। आज भी कितने लोग यही कहते हैं जी कि ये न थी, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। सॉरी, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तो ये तो तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। तो ये तो आज भी लोग जो है ना जरा बातों पे ये जी बिल्कुल 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 को दोहराते हैं। हाँ, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। जी अब ये ऊपर यहाँ लिखा हुआ ही है। जी शुक्र है ठीक लिखा है। तो अब गालिब की तो खैर बात ही कुछ और थी, जो गालिब ने गज़ल को दिया है वो बहुत ही कम लोग दे पाए। जी जी, और देखिए एक दीवान गालिब, मुख्तसर सा दीवान, 100 सवा 100 सफ़ात 150 सफ़ात का दीवान, और उस दीवान के अंदर जो चीज़ें हैं वो हमें 600, 1000, 1500, 2000 सफ़ात में भी बाकी लोगों के यहाँ नहीं मिलती हैं। तो गालिब, मुझे लगता है कि गालिब को हर वक्त हमें याद रखना चाहिए, और जब जब हालात ज़्यादा ख़राब हों और उसकी शक्ल सूरत कुछ बदलने लगे, अंधेरा ज़्यादा होने लगे, तो रोशनी की तलाश के लिए मुझे लगता है कि जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो गालिब खड़े होंगे, अमीर खुसरो खड़े होंगे, और यही सब लोग। और जो उनका वो शेर है ना कि आदमी को मैसर नहीं इंसान होना, तो आज के ज़माने में तो इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि हम आदमी ज़रूर हैं लेकिन हम इंसान नहीं हैं। इंसानियत को हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं। एक चीज़ और गालिब की जो हम लोग शायद उस पर गौर नहीं करते, गालिब क्रोनोग्राम बहुत अच्छा लिखा करते थे। और यहाँ पे एक मस्जिद है हैमिल्टन रोड पे, ये कश्मीरी गेट के पास, उसमें जो मस्जिद है उसका क्रोनोग्राम जो है, कतबा जो है वो गालिब का लिखा हुआ है। ज़ौक़ का जो के जो कब्र पे वो था क्रोनोग्राम, वो भी गालिब ने लिखा था। अच्छा, गालिब की अपनी कब्र पे मीर मजरू ने लिखा था जी। लेकिन ज़ौक़ की खैर कब्र ख़त्म हो गई, अब वो तोड़ ताड़ दी गई, तो इसलिए अब कतबा भी चला गया, लेकिन गालिब ने लिखा था उनका कतबा। हाँ, हम लोग इतनी भी राइवलरी रही हो ज़िंदगी में, लेकिन मरने के बाद जो थी, मतलब ये सब एक राइवलरी जो थी वो पर्सनल नहीं हुआ करती थी बिल्कुल। और बड़े आदमी की ये जो चीज़ें हैं ये वैसे भी पर्सनल उस तरह होती भी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, एक ये चीज़ें हमको सीखनी चाहिए कि आपस में हमारा इत्तेफाक हो ना हो, लेकिन एक दोस्ती बनी रहनी चाहिए कि इंसानियत का नाता, इख्तलाफ के बावजूद
और बातचीत तो होती ही रहनी चाहिए, और बातचीत जब होगी तो इख्तलाफ तो होंगे ही। जी जी। तो ये चीज़ हमें गालिब से सीखनी चाहिए कि चाहे कितनी भी नाइत्तेफाकी हो दूसरे के साथ, कभी ताल्लुकात नहीं ख़त्म होने चाहिए और कभी बदतमीज़ी पर नहीं उतरना, बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। और राणा साहिबा, ये गालिब की हवेली जिसे लोग जब दूर बैठे सुनते होंगे या पढ़ते होंगे तो उन्हें लगता होगा कि गालिब की हवेली तो ये बहुत बड़ी हवेली होगी, किसी ज़माने में रही होगी, लेकिन अब इसकी हालत जो है जैसी है, अब हमें इसी को संभाल के रखना है। और अगर हम इसको भी संभाल के नहीं रख पाए तो फिर हमारे पास बचेगा ही नहीं कुछ। आप लोग आए हैं देखने के लिए यहाँ पे गालिब की हवेली, तो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप यहाँ खिंचे हुए आए? पोइट्री। अच्छा, एंड यू आर स्टूडेंट्स ऑफ उर्दू पोइट्री? No, basically we are just studying Hindu college. Okay. So like अपने subjects है, like we three are from philosophy. Okay. So we know about him, like I've read history, बाकी my like till my 4th semesters. So I know that he's good in everything maybe, but yeah, not so sure. And what's your name? Yeah, my name is Yatin Dua. Yatin Dua. And yours? Aruba. Aditi है? January. So मतलब गालिब की एक शायरी है और एक उसका जो फ़लसफ़ा है, जिसे स्टूडेंट्स ऑफ फिलोसफी, तो उसका जो फ़लसफ़ा है जो आपको खींच के यहाँ लाया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गहरा उसका फ़लसफ़ा था, उसकी ज़िंदगी में जो इंसाइट्स थी और जिस तरह से एक मल्टी लेयर्ड मीनिंग्स और कंटेक्स्ट निकलता है उसकी वर्सेस में से। From the world unseen come to mind these themes. Ghalib, the scratching of the pen is the voice of a heavenly angel. अब ये तो खैर मेरा तर्जुमा है, हो सकता है किसी और को कुछ और समझ में आए। हाँ, बहुत फ़र्क है। और सब मीनिंग्स नहीं पता चलता। And translations are subjective. So every verse will speak differently to a different person. मुझे कुछ अलग उसमें सुनाई देता है, जैसे कि उनका जो शेर है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है जुल्फ के तेरी जुल्फ के सर होने तक। तब उसमें जैसे मैं छोटी थी तो हमारी अम्मी उसको बहुत कोट किया करती थी कि कभी किसी ने वो हुआ कुछ हुआ तो कहती थी कि कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। तो अब जो हमारी समझ में आया कि भाई जब तक कि तुम्हारा बनाव सिंगार होगा, जो वो है महबूबा जो है वो उनका बनाव सिंगार 16 सिंगार करेंगी, जब तक कि वो होगा तब तक हम ख़त्म हो जाएंगे। तो अब ये कितना मतलब अगर आज के कंटेक्स्ट में हम देखें तो हर काम को इतनी देर लगती है कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने। तो वही है कि गालिब हर कंटेक्स्ट में इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो कहीं पे भी हो। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गए, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गए। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझाए। क्या बात है। और हम भूपेंद्र जी से भी बात करते हैं जो यहाँ पे 2010 से जब से ये हवेली मिली है और हवेली में को बनाया गया है एक गालिब के नाम पे मेमोरियल, तब से भूपेंद्र जी यहाँ पे है। तो आपने यहाँ पे किस तरह के लोगों को आते जाते देखा है? जैसे अब ये बच्चे आए हैं, इस तरह से कौन कौन आता? अब पहले इतना नहीं था, मतलब 2015 से इतने लोग आने लग गए हैं, बाहर से कंट्री से आते हैं, अलग अलग बहुत विदेश से हर जगह से आते हैं। पहले इतने लोग नहीं आते थे यहाँ पर। तो मेरे पापा यहाँ पर कभी जॉब करा करते थे तो मैं यहाँ आता था तो पूरा दिन हो जाता था मेरे को यहाँ पर, कभी एक आया 2 आए नहीं आए। अब मैं यहाँ पर 24 घंटे रहता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से सुबह से शाम तक लोग आने पे रहते हैं। सब पूछते हैं कि गालिब के कहाँ है, रिक्शे वाले से पूछते हैं सबसे। और आपके लिए गालिब का मतलब क्या है? मेरे गालिब का मतलब जी मैं इनके चरणों में ही रहूँगा। मैं तो ये चाहता हूँ भगवान से भी, सबसे अल्लाह से भी, कि मैं ऐसी जगह नौकरी कर रहा हूँ। इतना मैं कहना चाहता हूँ। भूपेंद्र जी ये बताइएगा, जैसे आपने बताया 2015 तक लोग बहुत कम आते थे, अब जैसे सुबह से शाम तक लोग आते हैं, तो किस उम्र के लोग ज़्यादा? हर तरह से, बच्चे से लेकर बड़े तक जितने भी सब आते हैं यहाँ पर। अब तो मुशवरा होने लग गया है, शायरी होने लग गई है। अच्छा। पहले कुछ नहीं होता था। भूपेंद्र जी अभी आप बता रहे थे ना कि एक वो जो बाहर शेर लिखा हुआ है कुछ गलत, तो एक छोटी सी बच्ची ने आके आपको वो ज़रा बताइएगा। मुझे 2-2.5 साल हो गया जॉब करते हुए, लेकिन अभी तक मेरे को किसी ने नहीं बताया कि कोई उर्दू पढ़ता है नहीं पढ़ता। मेरे को खुद उर्दू नहीं आता, मेरे को हिंदी आता है। एक 7 साल की बच्ची आई पापा के साथ में, उन्होंने पढ़ा तो अपने पापा से कि पापा जी देखो आप पढ़ो ऊपर कि गलत लिखा हुआ है। तो हिंदी में उन्होंने पढ़ा अच्छा है, लेकिन वो कह रहे उर्दू में गलत है। तो मैं जब से उस लड़की का बहुत शुक्रिया करा मैंने। मेरे को इतनी अच्छी लगी लड़की, यहाँ कुछ तो ढूंढा, कुछ मिला।
राना साहिबा, आखिर में आप लोगों को जो हवेली देख चुके हैं वो तो देख ही चुके हैं, जो आना चाहते हैं, जिन्होंने नाम सुना है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर, उनके लिए कोई पैगाम कि वो आएँ, गालिब की हवेली देखें? गालिब की विरासत को संभाल के रखें, हवेली देखें या ना देखें, लेकिन जो गालिब की विरासत है उसको संभाल के रखें, उसको सही से समझें और किस तरह से उसकी इतनी ज़्यादा उसकी जो एक जो भी उन्होंने गालिब ने लिखा वो किस तरह से इतनी दुनिया में, और दुनिया में तो खैर मशहूर है ही, लेकिन उसका कोई मतलब किसी तरह से वो महदूद नहीं है। इस बात को वो समझें, उसकी शायरी को आगे तक पहुँचाएँ, उस फ़लसफ़े पे चलें कि एक बहुत ही जो आजकल हम लोग तंग दिमाग हो गया है हम लोगों का कि ये सही है बस ये गलत है, बीच में कुछ है ही नहीं। इस सब चीज़ों को छोड़ें और अपना दिमाग को बढ़ाएं, थोड़ा सा खुद दिल को खोलें और ज़रा रोशनी आने दें हर चीज़ की। हाँ, अभी जैसे कुछ बात हुई थी, बहुत अखबारात में भी रहा, आपकी एक स्टोरी भी हमने उस पर देखी कि गालिब को सिलेबस से अलग करना और ये सब चीज़ें, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत नुकसानदेह हैं। बहुत ही नुकसानदेह, क्योंकि गालिब जो है वो हिंदुस्तान का शायर है और बहुत मशहूर शायर है, और गालिब ने फ़ारसी में भी लिखा, बहुत सी उसकी शेर हैं, ज़्यादा कलाम फ़ारसी में लिखा, लेकिन मशहूर उर्दू से हुए। बहुत से उसके शेर हैं जो जिनकी उर्दू बहुत ज़्यादा सख्त सकील है, लेकिन उसने कितने आम हिंदुस्तानी में भी लिखे हैं। तो ये सब चीज़ें हमको, जो चीज़ जैसे अब ये बच्चे कह रहे थे उनको समझ में आता है, तो जिसको जो समझ में आता है उस चीज़ को हमको लेना चाहिए और गालिब की बात को समझना चाहिए जी। जैसे कि ये है ना कि आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना, तो हम इंसान बन जाए, गालिब के रास्ते पे चलें, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत शुक्रिया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम